Good morning, all. Welcome to Learners Academy. एक्सरसाइज नंबर 5.1। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए द इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 एक्सेप्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स। ये शुरुआत में स्किप कर दिया था बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस पहले करने जब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और पढ़ के फिर आप मुझे बताओ कि इसका पैटर्न जो नीचे दिए हुए सवाल हैं, 3 सवाल, दूसरा तीसरा चौथा, उनमें से सेकंड थर्ड या फोर्थ किससे मैच करता है इसका पैटर्न। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? Why? क्या समझे? क्या समझे बोलो। ये एपी बनता है या नहीं बनता है? कि इन सिचुएशंस में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व होगी, एपी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स ही तो होता है। तो इन सिचुएशन में भी कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व होंगी। तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व होंगी वो एपी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ऐसा सवाल है। अब आप बताओ सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से, किससे मैच कर। और फिर वाई भी बताना है, कैसे, क्यों, जो भी है। किससे मैच कर रहा है बताओ। सेकंड में क्या था, फोर्थ में क्या, सेकंड में तो फोर टर्म्स लिखनी थी एपी की, तो सेकंड में तो ऑलरेडी इसने डिक्लेयर कर दिया था ये एपी है। हमसे तो पूछा जा रहा है ना कि क्या ये एपी है। तो कौन से सवाल में हमसे पूछा गया था कि क्या ये एपी है, सेकंड थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ वन। तो फोर्थ में देखो ध्यान से, हमसे यही तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो यही तो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स, देखो यही तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। अब डिफरेंस क्या है, पैटर्न तो मैच हो गया भाई। जैसे ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सारा जब जैसा भी हमने किया था कॉमन डिफरेंस निकाला था, सारे केसेस में सेम है या नहीं चेक किया था, राइट। तो अब ये पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 में भी है। तो जो सिमिलैरिटी है वो तो पता चल गई, लेकिन डिफरेंस भी है कुछ। क्या डिफरेंस है बताओ, क्या डिफरेंस है फर्स्ट एंड फोर्थ में। इसमें जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये गिवन है, और उसमें जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है क्या, बोलो। नहीं है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें बनाने हैं गिवन सिचुएशंस में से। गिवन सिचुएशन को, वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ लिस्ट ऑफ नंबर निकल के आएगा। एक बार लिस्ट ऑफ नंबर निकल के आ गया, अब वो का वही काम करना है जो फोर्थ में कर रहे थे, चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स तक आपको चेंज कन्वर्ट करवा दूं तो उसके बाद का काम तो वही सेम जो कल कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जी। जब लिस्ट ऑफ नंबर्स मुझे नीचे गिवन है तो मिनिमम इसमें कितने मेरे को नंबर्स गिवन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच क्वेश्चन। फोर 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 नंबर्स गिवन है। तो फोर फोर नंबर्स गिवन है तो कॉमन डिफरेंस कितने तरीके से निकाला गया, चेक करने के लिए 3 तरीके से निकाला गया। तो जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर भी 4 टर्म्स निकालूं। मैंने क्या कहा था, किसी भी रो के लिए मिनिमम कितनी टर्म्स चाहिए, 3 चाहिए। तो हम लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे 4 की जगह 3 ही निकालेंगे, क्योंकि अगर 4 निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस 3 बार निकालना पड़ता है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स 3 बार निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 बार में चेक हो जाएगा ना वो तो कि इक्वल है या नहीं है, 3 बार में चेक करने की क्या जरूरत है, समझे। तो नीचे तो गिवन था इसलिए चेक करना पड़ा, लेकिन जब हमको ही बनानी है, जब सवाल ही हमें पैदा करना है तो हम ऐसा ही सवाल पैदा करें ना जिसमें हमको उसी को सॉल्व करने में कम समय लगे। तो हम 4 नंबर्स ना निकाल के 3 3 नंबर्स की लिस्ट सब में पहले रेडी करेंगे, समझ आया। अब लिस्ट रेडी करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं पीछे के सारे रूल्स अप्लाई हैं जो भी अपन ने वर्ड प्रॉब्लम से, इक्वेशन से या कुछ और बनाया। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये टैक्सी फेयर वाला सवाल पहले भी आया था, इक्वेशन में भी आया था। टैक्सी फेयर मतलब, टैक्सी फेयर मतलब, फेयर मतलब, टैक्सी मतलब तो समझ आता है क्या, टैक्सी ऑटो रिक्शा या कोई भी टैक्सी, कोई हायर की हुई व्हीकल को टैक्सी बोलते हैं। और फेयर मतलब पैसे, किराया, भाड़ा। ठीक है, टैक्सी का किराया। ये वो फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं है,
वो FAIR होता है, फेयर, फेयर एंड लवली वाला। ये FARE फेयर है, इसका मतलब होता है किराया या भाड़ा। जो आप हायर करते हो टैक्सी को तो उसको देना होगा ना, कुछ फ्री में थोड़ा लेके जाएगा, तो उसको बोलते हैं टैक्सी फेयर, राइट। द टैक्सी फेयर फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहा है कि किसी टैक्सी में बैठ के आप 1 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना लगेगा? 15 रुपया। लेकिन उसके बाद और जाएंगे, 1 किलोमीटर के बाद और डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो जितने भी एडिशनल किलोमीटर जाते हो आप, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो कि 2 जाते हो, 3, हर 1 किलोमीटर का कितना कितना एड ऑन होता जाएगा? 8-8 रुपया एड ऑन होता जाएगा। तो इतना समझने के बाद तो सीधे पता चल जाता है कि AP बनेगी, क्योंकि हर बार 8 ऐड हो रहा है। हर बार क्या ऐड हो रहा है? 8 8 8 8। तो जब इक्वल अमाउंट ऐड ऑन होगा तो ऑब्वियसली AP बनेगी, नहीं बनेगी? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर निकालते हैं। टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर सेकेंड किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर थर्ड किलोमीटर। 3 लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल जाएंगी, फिर चेक कर लेंगे, फिर नीचे वाला सवाल बन गया। स्टार्ट करें? ओके, हियर इट इज गिवन दैट, here it is given that taxi fare after first kilometer, taxi fare after the first kilometer कितना गिवन है? ये ₹15। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? एंड अच्छा, एक और चीज, जब आप इसको टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर लिख रहे हो तो ये मेरी पहला नंबर होगा, ये मेरा, ये फर्स्ट नंबर होगा, नहीं होगा? तो फर्स्ट नंबर होगा तो इसके आगे लिख दो A1। कैसे? आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, और इस पूरी चीज को यहां से लेके यहां तक ये जो चीज होगी इसको हम लिख देंगे A1, दैट इज A1। तो A1 की वैल्यू 15 मिल गई, ठीक है। इस तरीके से अपन A2 A3 भी बना लेते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट एडिशनल फेयर भी गिवन है आपको ना, एडिशनल या, हाँ ठीक है, एडिशनल फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कितना गिवन है आपको? ₹8-8 ना। तो इसकी मदद से अपन निकालेंगे टैक्सी फेयर आफ्टर सेकेंड किलोमीटर एंड टैक्सी फेयर आफ्टर थर्ड किलोमीटर। सो टैक्सी फेयर आफ्टर द सेकेंड किलोमीटर, दैट इज, वो क्या बन जाएगा हमारा? A2। कैसे निकालेंगे A2? पहले किलोमीटर, जैसे आप मीटर चले तो कितने रुपए लगे? 15। तो अब आप 2 किलोमीटर चलोगे तो कितने रुपए लगेंगे उस टैक्सी में? 8 ही लगेंगे बस। तो ये तो फायदा हो गया, 2 किलोमीटर चलने में 8 ही लग रहे हैं। 1 किलोमीटर में 15 लग रहे हैं, 2 किलोमीटर में 8 लग रहे हैं, तो हर कोई 2 किलोमीटर ही चलेगा ना। बेटा पहले किलोमीटर के 15 भी तो लगेंगे। जब आप 2 किलोमीटर चल रहे हो तो आप 1 किलोमीटर चल के फिर दूसरा चल रहे हो ना, समझे? तो 15 तो लगेंगे ही लगेंगे पहले किलोमीटर के, और एक्स्ट्रा 8 इसके और लगेंगे, यानी कितने लग गए? कितने? 23, समझे? एंड तीसरी टर्म भी निकाल लेते हैं, टैक्सी फेयर आफ्टर द थर्ड किलोमीटर। ऐसी कौन सी टैक्सी है जो 1 किलोमीटर के 15 लेती है और फिर 2 किलोमीटर के 8 ही लेती है? दैट इज A3। तो जब आप तीसरा किलोमीटर कंप्लीट करके आए हो, जब आप तीसरा किलोमीटर कंप्लीट करके आए हो, तो देखो 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के थे ही सही, तो आप एक्स्ट्रा कितना चले? 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले।
और हर एक एक्स्ट्रा के कितने लगते हैं? 8। तो 2 किलोमीटर के एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 × 8। समझ आया? क्लियर? कितना हुआ ये, इसको सॉल्व कराया तो हमने रुपीस 31। डन। 3 टर्म्स बन गए, एंड सो ऑन लिख देना, बाकी हम नहीं निकालने वाले। ठीक है, तो चलती जा रही है। हमको तो चेक करना है ना कि एपीए नहीं है, और उसके लिए मेरे को मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए थी, वो मैंने निकाल ली। आगे नहीं निकालनी मुझे, ठीक है? अब 3 नंबर्स हैं आपके पास। कहाँ है 3 नंबर्स? पहला नंबर क्या है? A1 चेक करो, 15। चेक करो क्या है? 15। A2 चेक करो क्या है? 23। A3 चेक करो क्या है? 31। तो यहां से यहां से यहां क्या इक्वल गैप मेंटेन हो रहा है क्या? चेक करो। हो रहा है, दैट मीन्स इट विल फॉर्म एन एपी। बस इतना सा काम अपने को इस सवाल में करना है। ओके, तो अब क्या करना है? इसके आगे का काम वही जो कल कर रहे थे। अब ये मान लो ये सवाल चौथा वाला सवाल बन गया, 3 नंबर्स दे दिए मैंने आपको, है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? सो द लिस्ट of involved is the list of numbers involved is, क्या लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व हो गई इसमें? पहला नंबर क्या बना था? 15, कॉमा। दूसरा नंबर क्या बना था? क्या? 23, कॉमा। तीसरा नंबर क्या बना था? 31, और आगे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि और भी चल रही है बट मैंने 3 निकाली है। 3 डॉट लगाना कंपलसरी, नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी। ठीक है? 4 लगाओ तो आपकी श्रद्धा है, वो मन की श्रद्धा अनुसार कितने भी लगा लो, पर मिनिमम 3 लगाना। ठीक है? ओके। मतलब ये ऐड नहीं करके बता रहे हो आप, है ना? तो वो तो हम पहले ही लिख दें, दोबारा क्यों लिखें? A1 इक्वल टू 15, A2 इक्वल टू 23 एंड A3 इक्वल टू 31 तो ऑलरेडी लिख चुके, क्यों लिखे? अब थोड़ा लिखेंगे कि A1 बराबर 15, A2 बराबर 23, A3 बराबर 31। ठीक है, अब तो निकालेंगे कॉमन डिफरेंस और चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं है, जो कि ऑब्वियसली सेम आएगा। हमने खुद ने सेम अमाउंट इक्वल ऐड किया है, तो जब हम ही घटाएंगे तो सेम ही तो निकलेगा। कॉमन सेंस की बात है, बट वो उसको साबित करके बताना है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? वाई। क्यों? यस या नो का आंसर नहीं को देना, अपने को वाई एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ठीक है? क्लियर? और एपी का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हमको साबित करना है कॉमन डिफरेंस सेम। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, दैट इज डी इक्वल टू, मोनिका फॉर्मूला बोलो। बस वेयर, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, एन इज ग्रेटर देन। ठीक है? सो यहां से 2 केसेस बन जाएंगे। एन की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो मिनिमम 2 लेंगे, 2 लेंगे तो ये n-1 1 हो जाएगी, और लगाओ। और n की वैल्यू 2 से बड़ी यानी 3 ले सकते हैं, तो 3 से एक छोटी यानी A2 हो जाएगी। चलो पुट द वैल्यूज। A2 क्या निकला था मेरा? 23। A1 क्या निकला था? 15। A3 क्या निकला था? 31। और A2 क्या निकला था? 23। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 23 आई विल गेट 8, and when I will subtract 23 from 31, here also I'll get 8. Okay, here the common difference is same in both the cases. वही कल वाले स्टेप्स। सेम इन ऑल द केसेस, या दो ही बनाए तो बोथ द केसेस भी लिख सकते हैं। हेंस कंक्लूजन आ रहा है, हेंस द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व in the given situation, in the given situation forms an AP, forms an AP, full stop, that's it। इसके आगे का क्या, वो उसने थोड़ा ना कहा है।
ऐसे कोई हमेशा थोड़ा ना निकालने, वो कहेगा तो निकालेंगे ना बेटा। फोर्थ में तो कहे थे उसने अगले 3 टर्म्स और निकालो, इसमें थोड़ा ना कहा है कि अगले 3 टर्म्स भी निकालो। ठीक है, उसने बस पूछा है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, बस दैट्स इट। आपको 3 एक्स्ट्रा टर्म्स निकाल के दिखानी है तो निकाल देना। फॉर द 4th किलोमीटर, फॉर द 5th किलोमीटर, फॉर द 6th किलोमीटर, 3rd किलोमीटर तक तो निकाल ही लिया हमने। डन, क्लियर, समझ आया। चलें सेकंड पार्ट पे। अच्छा, अब ये तो चलो हम एक्सप्लेनेटरी पार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट अब आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ा तो पढ़ते ही डिसीजन हो गया कि एपी है या नहीं। ठीक है, क्या चेक करना है, बस इतना चेक करना है कि इक्वल इक्वल अमाउंट एड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स इट, ये चेक करना है। स्टार्ट कहां से हुआ डजंट मैटर, जैसे स्टार्ट तो 15 से हुआ था, आप ऐसे मत कहना कि सर स्टार्ट तो 8 से, कई बच्चे ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि 8 8 छुट रहा है लेकिन स्टार्ट भी 8 से हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कॉमन गैप 8 का है तो स्टार्ट भी 8 से हो। स्टार्ट कहां से हो रहा है डजंट मैटर, इवन नेगेटिव नंबर से भी स्टार्ट हो सकती है भी, लेकिन जब स्टार्ट हो गई उसके बाद जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, ये मैटर करता है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। समझे कुछ, क्या समझे? निकाल देती है, रिमूव कर देती है। एक सिलेंडर है, उसमें वैक्यूम पंप डालते हैं, वैक्यूम जानते हो ना, वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्लीनर देखा है कभी सफाई करने के लिए, जो क्या करता है एयर को खींचता है। तो उसके अंदर हम वैक्यूम डालते हैं सिलेंडर में से, तो उसके अंदर जितनी भी गैस या एयर भरी हुई है उसका 1/4 एयर वो निकाल देता है ईच टाइम, जितनी बार लगाएंगे। जैसे मैंने वैक्यूम लगाया उसको ऑन किया तो 1/4 निकाल दिया उसने, फिर मैंने वापस लगाया फिर उसको ऑन किया, फिर जितनी भी गैस उसमें बची उसका 1/4 और निकाल दिया उसने। तो हर बार जितनी भी रिमेनिंग गैस बची है, देखो रिमेनिंग लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमेनिंग, उसमें जितनी रिमेनिंग एयर बची हुई है उस समय उसका 1/4 निकालेगा, टोटल का 1/4 नहीं निकालेगा, रिमेनिंग एयर का 1/4 निकालेगा। ठीक है, चलो तो इसमें 3 टर्म्स बनाते हैं हम। अच्छा जी, एक और चीज, अब देखो पहले सवाल में तो आपको कुछ डेटा गिवन था कि 15 रुपए है, 8 8 जोड़ना है, लेकिन इस सवाल में सिलेंडर के अंदर एयर कितनी मौजूद है ऐसा कुछ डेटा गिवन है क्या? नहीं है। तो दो तरीके से आते हैं, या तो हम उस एयर को एक्स मान लें, वेरिएबल फॉर्म में ले जाएं, और या फिर कोई भी कांस्टेंट फॉर्म जैसे 100 1000 10,000, एयर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना, एयर यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि 100 मीटर क्यूब उसमें एयर है, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं 1000 है, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 है। जितने जीरो हम बढ़ाएंगे उतने चांसेस कम होंगे डेसिमल में जाने के, समझे? जैसे 100 का 1/4 करेंगे 25 आ गया, बचा कितना 75, अब 75 का 1/4 करेंगे तो डेसिमल में जाना पड़ेगा, समझे ना? तो जितने हम स्टार्टिंग में जितने जीरो बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 100 की जगह 1000 या 1000 की जगह 10,000 या 10,000 की जगह 1 लाख से स्टार्ट करें, जितने जीरो हम बढ़ाएंगे उतने चांसेस कम हो जाएंगे कि आगे चल के हमको डेसिमल वाली वैल्यू मिले। हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं इसमें नहीं जाना तो फिर सिंपली आप एक्स मान के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ नहीं दिया। ओके ना? तो हम एक काम करते हैं, हम 3 टर्म्स बना रहे हैं, 3 टर्म्स बना रहे हैं तो 2 बार 1/4 करना पड़ेगा, 2 बार 1/4 करना पड़ेगा। तो 100 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो डेसिमल वैल्यू मिलेगी। 1000 से स्टार्ट करें तो 10,000 से स्टार्ट करते हैं, टू बी सेम। ठीक है ना? उसमें कोई चांस नहीं है कि डेसिमल वैल्यू हमको मिलेगी। कुछ भी मान सकते हैं, ऑब्वियसली मान के तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, फिर सारी टर्म्स एक्स में बनेगी। अगर आपने स्टार्टिंग की टर्म एयर एक्स मानी है ना, तो फिर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा ना वो एक्स 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 का समथिंग पार्ट, एक्स का समथिंग पार्ट, सारे नंबर्स एक्स में बनेंगे। तो सारे नंबर्स एक्स में बन जाते हैं तो आप चेक कर सकते हो ना कि एपी है या नहीं है। कल वाले सवालों में कुछ टर्म्स ऐसे भी थे जो सारे ए में जा रहे थे, कुछ ए स्क्वायर में जा रहे थे, किया था ना? तो सारे एक्स में बनेंगे तो भी चेक हो जाएगा। और अगर आपको एक्स में नहीं जाना, आपको न्यूमेरिक नंबर्स चाहिए, तो न्यूमेरिक फॉर्म से स्टार्ट करो। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नंबर लो जिसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो।
अब आपने लिख दिया 23। अब 23 का 1/4 निकालने में आपको ही परेशानी होगी फिर डेसिमल में, समझे? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद 10,000, सबसे सेफ ऑप्शन, उससे जल्दी काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, अब मुझे एक चीज बताओ, ये कह रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, तो जो स्टार्टिंग में एयर है वो पहली टर्म होगी, या 1/4 निकालने के बाद बची वो पहली टर्म? पहली टर्म क्या होगी, जो शुरुआत में है, या एक बार पंप लगा के जो निकाल के बची वो होगी पहली टर्म? पढ़ो ध्यान से पढ़ो। दोनों ही सही है, चाहो तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो है पहली टर्म। अब शुरुआत में बिना पंप लगाए भी तो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है जो हम मान रहे हैं, तो वो पहली टर्म मानी जा सकती। फिर एक बार पंप लगा दिया और जो निकली जो बची वो दूसरी टर्म, फिर दोबारा पंप लगा दिया, फिर जो निकली फिर जो बची वो तीसरी टर्म, इस तरीके से सबसे। और आपकी इच्छा है कि नहीं सर शुरुआत की तो अलग ही रहने दो, मैं तो पहली बार पंप के बाद जो पहली बार एयर उसको फर्स्ट टर्म मानना है, तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों ही केस में एक ही तो नहीं बनेगा। कभी भी किसी का कोई फ्रैक्शन पार्ट बचता है तो एक ही नहीं बना, इक्वल अमाउंट ऐड ऑन होना चाहिए, ये जीपी बनेगी, ठीक है ना? क्योंकि ये 1/4 कर रहा है हर एक का, जैसे किसी का 4 गुना करें तो जीपी बनेगी या एपी बनेगी बताओ? तो किसी का 4 गुना करें, किसी का 1/4 करें, बात तो एक ही है, छोटा कर रहे हो उसमें बड़ा कर रहे हो उसमें छोटा कर रहे हो, तो दोनों केसेस में जीपी ही बनेगी, एपी तो बनने से रही है। मैंने क्या कहा, पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, इतना तो ओके। तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म मान लेते हैं जो शुरुआत में हम अजम्पशन ले रहे हैं, ओके। चलो, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर लेट अस सपोज, अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, गिवन नहीं है कुछ भी इस बार, है ना? पूरा डिलीट कर देते हैं, चलो। हेयर लेट अस सपोज let us suppose the amount of air present in the cylinder इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में या प्रारंभिक स्टेज पर, बी, और ये जो हम मान रहे हैं इसी को A1 ले लो, कितना मानना है, 10,000 मान लेते हैं, 10,000 मीटर क्यूब, बड़ा सिलेंडर है सर, ठीक है? वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होता है ना, वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है? गैस मीटर कहाँ लिखा है, मीटर क्यूब लिखा है ना, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए बताओ, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? पता नहीं, देखो गैस जो होगी वो वॉल्यूम का पार्ट है कि एरिया का पार्ट है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जो भी डायमेंशंस होती है वो क्यूबिक होती हैं, चाहे से मीटर क्यूब लिखो, चाहे से सेंटीमीटर क्यूब लिखो, चाहे से किलोमीटर क्यूब लिखो, चाहे से मिलीमीटर क्यूब लिखो। हाँ, अब ये मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब फर्दर लीटर किलोलीटर में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है? ये अपन सीखेंगे 11th चैप्टर में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि कैसे इसको लीटर में बदलते हैं, ओके। तो आप चाहो तो लीटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 लीटर, ओके। हाँ, तो गैसियस फॉर्म लीटर में नहीं होती, हमारे पास गैस सिलेंडर आता है उस पर नहीं लिखा रहता है इतने पॉइंट इतने लीटर गैस है, हम गाड़ियों में गैस भराते हैं तो नहीं कहते हैं कि 5 लीटर गैस भरवाई, 10 लीटर गैस भरवाई। मीटर क्यूब बेटा, मीटर नहीं है, नहीं, अगर लीटर में लगेगा तो फिर क्यूब नहीं लगेगा, या तो मीटर क्यूब लिखना है, या सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, या किलोमीटर क्यूब लिखना है, या फिर क्यूबिक ना लिखें तो सिंपली लीटर लिखना है, लीटर का क्यूब नहीं होता, लीटर ऑलरेडी क्यूबिक में चेंज हो चुका है, ये मीटर क्यूब से लीटर, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर और किलोमीटर क्यूब से लीटर में चेंज हो सकता है। तो स्टार्ट करने के लिए या तो लीटर से स्टार्ट कर दो, और या फिर देखो सबसे बड़ा किलोमीटर क्यूब, सेकंड नंबर पे आ जाओ लीटर,
लीटर और मीटर क्यूब बराबर ही है। 1 लीटर में, नहीं उससे बड़ा मीटर क्यूब, उससे बड़ा लीटर, सबसे छोटा सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब उससे सोच लो आप, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सबसे छोटा सेंटीमीटर क्यूब है, उससे बड़ा लीटर है, उससे बड़ा मीटर क्यूब है, और सबसे बड़ा किलोमीटर क्यूब। ठीक है। उसके वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखेंगे, मीटर में नहीं, मीटर क्यूब में। हाँ हाँ। तो फिर क्या कह रहे हो, सॉलिड को हमने लिखा मीटर के। हाँ बेटा, लिक्विड को भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में लिखा जा सकता है। वो ज्यादा कॉमनली यूज करने वाले नोटेशंस नहीं है, हम लीटर को ज्यादा यूज करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि हम लिक्विड को सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लिख सकते। किसी भी वॉल्यूम वाली चीज को सेंटीमीटर क्यूब या किसी भी क्यूबिक यूनिट में लिखा जा सकता है। अब आप सॉलिड के वॉल्यूम की बात कर रहे हो, या लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर रहे हो, या गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हो? जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो, आप सॉलिड लिक्विड गैस से क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? सॉलिड लिक्विड गैस को तो साइड में रखो। जब जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तब तब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर में चेंजेस किया जा सकता है, फिर चाहे से वो सॉलिड हो, चाहे से वो लिक्विड हो, चाहे से वो गैस हो। ठीक है। उसके वॉल्यूम को, सॉलिड के वॉल्यूम को। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है। किसी भी क्यूबिक यूनिट को 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 किलो तो वजन बता रहे हो आप, 1 किलो आप क्या बता रहे हो, वजन। अब 1 लीटर का दूध का वजन 1 किलो होता है, ऐसा नहीं है। उसके करीब करीब बराबर होता होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता। अब अपन गलत बोलते हैं 1 किलो, अपने को 1 लीटर ही बोलना चाहिए। 1 लीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, और 10 सेंटीमीटर गहरी ऐसी भगोनी ले लो। उसमें जितना दूध आएगा वो 1 लीटर होगा। 10 बाय 10 बाय 10 यानी 1000, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। आपका स्केल है ना आपके पास 15 सेंटीमीटर का, उसमें से 10 सेंटीमीटर तोड़ लो। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, और इतनी गहरी। अब आप सोच लो एक छोटा सा बर्तन है वो, इतना सा ना, उसमें जितना दूध आएगा वो है 1 लीटर। अब वो कहाँ के 1 किलो के बराबर होगा? वजन में कम होगा उससे थोड़ा सा। 210 ग्राम ही होता है, उसने नापा है। 200 ग्राम ही होता है ना, 900 होता है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बताया ना, किलो के आसपास हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। तो हमको एक्चुअली 1 लीटर बोलना चाहिए, हम लेकिन बोलते हैं 1 किलो। अब देखो कई दुकानों पे फिर वजन के हिसाब से दे रहे हो तो बात अलग है। मान लो दूध को वजन के हिसाब से दे रहे हो तो फिर वो 1 किलो ही बोलेंगे। और किसी में वो उस डायमेंशन के हिसाब से दे रहे हो, जैसे 1 लीटर का वो डायमेंशन होता है, उसमें 1 लीटर ही दूध आ सकता है ना, उसके हिसाब से दे रहे हो तो वो 1 लीटर बोलेंगे। समझे? क्लियर है अभी? हाँ जी। तो सरफेस एरिया शुरू कर दिया आपने, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आज भी नहीं खत्म करने दोगे लग रहा है, बीच में ही। A1 = 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। Now it is given that, गिवन है, उसको लिख देते हैं। क्या गिवन है कि 1/4 ऑफ द एयर इज रिमूव्ड आउट, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्ड लगाना जरूरी है, इज रिमूव्ड आउट। छोड़ो आप लीटर लिख लो बस। ठीक है, मीटर क्यूब। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इज, आप तो उसी पे जा रहे हैं, इज रिमूव्ड आउट ईच टाइम व्हेन ए वैक्यूम पंप इज इंसर्टेड। ठीक है। सो ये ऑलरेडी गिवन है हमको ये इन्फॉर्मेशन। सो अब आप निकालोगे कि वैक्यूम पंप निकालने के बाद कितनी एयर बची है ना। सो एयर रिमूव्ड, एयर रिमूव्ड
बाय फर्स्ट वैक्यूम पंप। बार जब अपन ने वैक्यूम पंप लगाया तो कितनी एयर रिमूव हुई? बताओ कितनी रिमूव होगी? पहले कितनी थी? 10,000। और इसका 1/4 लगाओ, कितना आया? काटो। 2500 मीटर क्यूब इतनी रिमूव हुई है। पर बची कितनी है? माइनस करना पड़ेगा। सो एयर रिमेन द सिलेंडर। इन द सिलेंडर। अब ये हो जाएगा 82। तो माइनस कर दो 10,000 माइनस 2500। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, 7500 मीटर क्यूब। ये हो गई सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या थी? 10,000 मीटर क्यूब। सेकेंड टर्म क्या हो गई? 7500 मीटर क्यूब। इसी प्रोसेस को, इन्हीं दो स्टेप्स को फिर से रिपीट करेंगे। करो। अगेन, अगेन एयर रिमूव्ड, ये किए स्टेप्स लिखो वापस। एयर रिमूव्ड बाय, फर्स्ट की जगह क्या लिख देंगे अभी अपन? सेकेंड वैक्यूम पंप इक्वल टू क्या? एयर रिमूव्ड बाय सेकेंड वैक्यूम पंप कितना आ जाएगा बताओ? बाय सेकेंड वैक्यूम पंप कितना आ जाएगा बोलो? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जो बची हुई एयर है उसका 1/4 निकलेगा। ठीक है ना? तो इससे पहले बची हुई एयर कितनी है? 7500। तो इसका 1/4 वो निकाल देगा बाहर। तो करो उसका 1/4 कितना आता है? 4 × 1 = 4, 35। 35 का मतलब 4 × 8 = 32। 30, 30 का मतलब 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 मीटर क्यूब। इतनी निकल गई। अब कितनी बची वो हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म। सो एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, अगेन ये टू सेम स्टेप्स लिख दो। दैट इज A3। करो माइनस। तो 7500 में से इसको माइनस करना है भाई। करो माइनस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। माइनस करने में कितना आएगा? 25। 4 में से 8 गई, 14 में से 8 गई, 6 है ना? सही है।
थर्ड वाला देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब जमीन खोदने को करना बोलते हैं, डिग, ठीक है, खड्डा खोदना है, जमीन खोदना। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक वेल को डिग कर रहे हैं, एक वेल मतलब समझते हो ना, कुआ, ठीक है, ऑल इज वेल वाला वेल नहीं है ना, वो वेल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है ठीक होना, ये वेल एक नाउन है यानी कुआ, ओके। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुएं को खोदने का खर्चा, कुआ खोदोगे तो खर्चा लगेगा, लेबर आएगी तो। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, जैसे जैसे आप खोदते हो ना कुएं को, तो वो खर्चा बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5 मीटर खोदा, तो उसका जो खर्चा है, 10 मीटर खोदा तो उसका खर्चा पिछले वाले से ज्यादा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो लेबर अंदर जाएगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा, तकलीफें बढ़ेगी, तो वो ज्यादा चार्ज करेगी नहीं करेगी। एक लेबर को बोलो 5 मीटर नीचे उतरना है और कोई काम करके आना है, एक लेबर को बोलो 10 मीटर नीचे उतरना है, तो ज्यादा चार्जेस कौन लेगा? जिसको नीचे ज्यादा जमीन में जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत सारी बातें हैं, तो रिस्क ज्यादा है, लाइफ का भी रिस्क है, तो जिसमें ज्यादा रिस्क है उसमें ज्यादा खर्चा है, सिंपल सा लॉजिक है, ओके। तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर के बाद रेट बढ़ा देता है वो। जैसे लेबर को भेजा, पहले मीटर पे क्या खर्चा है, 150 रुपये, जैसे 1 मीटर नीचे उतरा, नीचे से चिल्लाएगा लाओ 150 रुपये फेंको, ले भाई। उसके बाद जैसे ही वो नीचे और सेकंड मीटर पे जाएगा, फिर आपने कहा कि ले आ गए 1 मीटर के पैसे, अब 1 मीटर और जाना है, 150 और दे दूं, बोला नहीं, अगले मीटर के 50 एक्स्ट्रा दो, यानी अगले मीटर के 200 दो, तब खोदूंगा मैं नीचे। जैसे 2 मीटर खोद गए तो 150 तो पहले मीटर के ले लिया उसने, सेकंड मीटर के लाओ 200 फेंको, 200 पटक दिया अपन ने, बोला 1 मीटर और जा, दे दूं 200 दे दूं, नहीं 50 और बढ़ाओ, अब तीसरे मीटर के 250 लूंगा। तो हर मीटर पे वो 50-50 बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ का risk बढ़ता है। समझे? अब हर बार जब 50-50 ही जुड़ रहा है तो पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए क्या होगा, एपी इक्वल अमाउंट ही को ऐड ऑन हो रहा है। लेकिन अब इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होंगे वो बड़ा सोचना मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। ऐसे मत कर देना, कोई ऐसे कर दे कि 150, फिर 50-50-50 कर दे कि 50-50 जुड़ रहे हैं, ऐसे नहीं। 150 पहले मीटर का खर्चा है, दूसरे मीटर का खर्चा 150 प्लस 50, ठीक है। फिर तीसरे मीटर का खर्चा क्या है, 200 प्लस 50, 250। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, इस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे बताओ, बोल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें स्टेप्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, और इसका फिर आप जो नेक्स्ट पार्ट है एपी प्रूव करने का वो आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। हियर इट इज गिवन दैट, फटाफट से खत्म करो, 5 मिनट। इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर तो गिवन है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल a well for the first meter, दैट इज, इसको A1 मान लेते हैं, कितना है, ₹150 गिवन है। नाउ इट इज गिवन दैट, अब आपको ये गिवन है कि आपको खर्चा बढ़ाना है, तभी लेबर और नीचे उतरेगी, नहीं वहीं बैठी रहेगी। नाउ इट इज गिवन दैट राइज इन कॉस्ट ऑफ डिगिंग, राइज इन कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खोदने का खर्चे में जो राइज हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, सब्सिक्वेंट मतलब आगे के मीटर्स पे, सब्सिक्वेंट मीटर, ये आपको गिवन है ₹50, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द सेकेंड मीटर एंड थर्ड मीटर आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द सेकेंड मीटर
जिनके आंसर्स भी मैच करते चला है ना, फॉर द सेकेंड मीटर कितना हो जाएगा, इसको A2 मान लें, रुपीस। तो पहले तो 150 था ही, उसमें 50 और छोड़ दो, कितना बन जाएगा ये, ₹100। एंड आंसर चेक कर लिए ना, फर्स्ट वाले में तो AP बन रही है, सेकंड वाले में AP नहीं बन रही है, यही आंसर आ रहा है, और थर्ड वाले में अगेन बन रही है। थर्ड वाले का चेक करो। फॉर द थर्ड मीटर दैट इज A3, उसमें क्या होगा, 150 तो है ही सही, 50 50 दो बार, क्योंकि 2 मीटर एक्स्ट्रा वो चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इज, पहला A1 क्या है कर देते हैं, A1 A2 A3, तो 150 कॉमा 200 कॉमा 250 डॉट डॉट डॉट, इधर भी लिख देना एंड सो ऑन। ठीक है, करो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 200 माइनस 150, और 200 माइनस 150, और इधर 250 माइनस 200, इधर भी 50 और इधर भी 50। सो इट इज सेम फॉर ऑल द केसेस, hence it forms an AP। देखो इसका आंसर देखो, देख लिया, मैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दूं, टोटल कॉस्ट लिख दूं, क्या तो टोटल कॉस्ट, तो 1 किलोमीटर अगर आप गड्ढा खोदते तो टोटल कॉस्ट ये है बताओ, 150। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर का गड्ढा खोदते हो तो टोटल कॉस्ट कितनी लगती है, 150। अगर आप 2 किलोमीटर का खड्डा खोदते हो तो टोटल कॉस्ट बताना। देखो 150 तो पहले किलोमीटर के लगेंगे और दूसरे किलोमीटर के 200 लग रहे हैं, तो 150 प्लस 200, 150 पहले किलोमीटर के लग रहे हैं और 200 दूसरे किलोमीटर के लग रहे हैं, कितने लगे, 350। और अगर आपने 3 किलोमीटर का खड्डा खोदा तो टोटल कॉस्ट बताओ कितनी लगी, तो 150 पहले किलोमीटर के, 200 दूसरे किलोमीटर के, और तीसरे किलोमीटर के कितने लग रहे हैं, 250। टोटल करना है इसका, 250 150, 400 200, 600। सही है, तो अब क्या ये AP बन रही है, चेक करना, इधर गैप कितना है, 150 और 350 का, और 350 और 600 का गैप कितना है, तो गैप इक्वल नहीं हुआ। तो अगर ये कॉस्ट की जगह एक टोटल वर्ड और लगा दूं ना तो AP नहीं बनेगी, तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझे। मैं ऐसे सवाल दे दूं, द टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर सेकंड किलोमीटर, टोटल कॉस्ट 1 किलोमीटर के बाद, टोटल कॉस्ट 2 किलोमीटर के बाद, टोटल कॉस्ट 3 किलोमीटर के बाद, लेकिन इसने टोटल वर्ड नहीं लगाया, ये हर एक मीटर की कॉस्ट कर रहा है, हर एक मीटर की कॉस्ट में पिछली कॉस्ट शामिल नहीं है, पिछले मीटर की कॉस्ट शामिल, समझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑब्वियसली अभी टाइम नहीं बचा है, बट इसके लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। किशोर में एक टॉपिक इन्वॉल्व है जो आपकी मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपने कई बार सुना होगा, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सुना है कभी इसको, तो इसके बारे में कल पढ़ के आएंगे जहां पर भी आपने इसको पढ़ा है। और एक और होता है सिंपल इंटरेस्ट, कल आते ही सारे बच्चों से पहले मैं पूछूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट में फायदा है या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी बातें मैं आते ही आपसे पूछूंगा। आपको पढ़ के आना है, पुरानी मैथ्स की बुक से पढ़ सकते हो 7th 8th, नहीं तो गूगल भी कर सकते हो, बहुत सरल सी चीज है, तब जाके हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड